तो स्टूडेंट्स, आज ये आईटीसी की जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है, प्राइमरी विच इज द लास्ट सेशन ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद दो लेक्चर और बच जाएंगे आईटीसी होगा एग्जाम्शन के कॉन्टेक्स्ट में। वो एक पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा और एक आईएसडी एंड रिलेटेड एरियाज। उससे आपके सारे जो कॉम्प्रिहेंसिव क्यूएनएस हैं आईटीसी चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। ये चैप्टर स्टूडेंट्स इसके लिए भी काफी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि लगभग सारे जो पुराने जो चैप्टर्स थे जो अभी तक हमने किए थे उसकी टेस्टिंग हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। दैट इज द रीजन व्हाई दिस बिकम्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अब स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं डायरेक्टली नंबर 22 में। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन हमने पिछले दो क्लास में कर ही लिए। एक दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क आपको दे रखे थे। और आज अब हम लोग फिर चालू करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 से। और आज के सेशन में स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक एलडीआर वाला क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 37। दिस वुड बी योर एलडीआर क्वेश्चन। आज रिवीजन में आपको क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट्स है जो देखकर चलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर से देखना। तो फॉर एलडीआर इज कंसर्न जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन विद दिस वन। पहले क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन 22। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन कोलकाता। The company has a manufacturing facility registered under the Factories Act 1948 in Kolkata. It procures inputs indigenously from both registered and unregistered suppliers located within as well as outside West Bengal, as also import from raw material procurement कहाँ से हो रही है? बंगाल से तो हो रही है, बंगाल के बाहर से भी, बाहर से होने का जो लेवी होगा उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी। और साथ साथ आपने इंपोर्ट भी कर रखा है चाइना से, उस पर भी जो आईजीएसटी लग पर भी आईटीसी मिल जाएगी। दैट इज अ पॉइंट व्हिच इमर्जेस फ्रॉम। आगे देखो क्या है। कंपनी रिपोर्ट फॉलोइंग डिटेल्स टैक्स पीरियड। यहाँ पर देना क्वेश्चन का देखना किस तरीके से फॉर्मेट बनाया है इन्होंने। प्रॉफिट एंड तरीके से फॉर्मेट बना के रखा कि क्रेडिट साइड में आपका वो पूरा सेल्स आ गया और आपकी आउटपुट लायबिलिटी बन जाएगी। जो डेबिट आइटम्स होंगे ना उस पर आपको लाइन बाय लाइन जाके देखना पड़ेगा कि आईटीसी मिलेगा, कहाँ पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ऑन एंड सो फोर्थ। साथ ही साथ में जो डेबिट आइटम जो देखना होगा कि पर आपको आरसीएम की वजह से ये आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी।
डेबिट आइटम्स में वो चीज़ें होंगी वेर इन आपको देखना होगा कि पर्टिकुलर इनवर्ट सप्लाई में जो कि डेबिट दिया गया है, दैट कुड रिजल्ट इनटू एन आरसीएम, तो वो भी आपको देखना होगा। यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ये दो पर्टिकुलर कंपेरेटिव आपको दिए हैं। रॉ मटेरियल्स कंज्यूमेबल्स के बाद देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल फैक्ट्री, सैलरी विच इज पेड टू एम्प्लॉयज ऑन द पेरोल। तो आपको पता होगा कि ये दायरे से बाहर किया गया अंडर सेक्शन, देयरफॉर एनी सर्विसेज बाय द एम्प्लॉय गवर्नमेंट हम सप्लाई नहीं मानते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई चार्जेबिलिटी नहीं है। प्रीमियम पेड टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टार्टिंग में आपको पता है ये तो ब्लॉक सप्लाई में आता है, तो देखना पड़ेगा आगे कुछ बार में कुछ पॉइंट्स होंगे देखेंगे। ऑडिट फीस 0.5 लाख, ठीक है, मिल जाएगा आपको आईटीसी। टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक चार्ज, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल, however the applicable taxes also been paid by the company। ये क्या होगा however applicable taxes by the company, मतलब ये होगा जहाँ पे वर्ड सप्लाई है वहाँ पे कंपनी की मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वहाँ पर कंपनी ने पेमेंट करवा दी, तो मतलब होगा कि आरसीएम पे करो कैश से एंड देयर आफ्टर यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट। फर्दर फॉलिंग एडिशनल, फर्दर फॉलिंग एडिशनल ट्रूथ, following additional details are furnished by the company in respect of the payments and receipts reported by it। और वो क्या है पर्टिकुलर पॉइंट, ये देखो वन में जो आपके इनकम टैक्स भी टोटल इनकम आता है, तो पहले तो आपको बताते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ये है, फिर बाद में डेबिट और क्रेडिट का आपको ट्रैक देंगे, फिर आपको बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या आता है। कुछ प्रेजेंटेशन इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल दिस कॉन्टेक्स्ट। Further, following additional details are furnished by the company in respect of the payments and receipts reported by it। Raw material amounting to rupees 0.8 lakhs procured from Bihar and 1.5 lakhs is imported from China। Basic customs duty of 0.15 lakhs, social welfare surcharge of 0.015 and integrated tax of 0.2997 lakhs are paid on the imported raw material। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, बिहार से मतलब ये इंटर स्टेट सप्लाई, और ये इंटर सप्लाई अगर ये पर आईजीएसटी हो इसके आप क्रेडिट लोगे। चाइना से जो इंपोर्ट हुआ है उसमें इतने सारे जो टैक्स लगे हैं आईजीएसटी का मिल जाएगा। दैट इज द पॉइंट। अब उसी के नीचे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। बैलेंस रॉ मटेरियल जो टोटल रॉ मटेरियल दिया ना उसमें से दो का तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब जो बैलेंस जो वैल्यू है प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो इंट्रास्टेट हुआ, ईजीएसटी एसजीएसटी रेट आप लेने की कोशिश करोगे, लेकिन उसमें से आउट ऑफ सच रॉ मटेरियल वर्थ 0.3 लाख इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। फ्रेंड्स एक चीज आप लोग ध्यान रखना, आपको आरसीएम में आपके सिलेबस में उतना डिटेल तरीके से नहीं दिया गया है सो फार एज अ गुड्स आर कंसर्न, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है एंड रिसिपिएंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड सप्लाई, सारे नहीं, रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड आरसीएम बनता है। आप बोलोगे स्पेसिफाइड सप्लाई कौन सा है, उसमें कुछ गुड्स है स्टूडेंट। ब्रॉडरली देखो तो कैश्यू नट्स है, बीटल नट्स होगा, टोबैको, बीड़ी, क्रैप, ये आइटम है, पांच चार पांच आइटम ही है। कैश्यू नट्स है, बीटल नट्स है, टोबैको, बीड़ी एंड स्क्रैप। तो ये अगर सप्लाई, अगर एक सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने किया, किसे किया, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आरसीएम के बेसिस पर क्या हो जाएगा, द रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी अंडर द ऑब्लिगेशन जीएसटी। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे सप्लायर है अनरजिस्टर्ड, लेकिन क्या सप्लाई किया होगा, ऑटो पार्ट, ये इसकी ऑटो पार्ट्स का ही बिजनेस है रिसिपिएंट का, तो ये ऑटो पार्ट्स
देने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये जो 0.3 lakhs है procured from unregistered supplier, the remaining raw material is procured from unregistered supplier. जो बैलेंस रॉ मटेरियल है वो है आपने प्रोक्योर किया फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। तो आपको वो जो रिमेनिंग रॉ मटेरियल का अगर आपने जो डिराइव किया है उसमें से 0.3 lakhs को हटा देना है, और जो बैलेंस है वो रजिस्टर्ड सप्लायर से अपने लिया है। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर अपने इनवॉइस पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज नहीं करेगा, आप क्रेडिट नहीं उठा पाओगे, बैलेंस का ले पाओगे। लेकिन अब उस बैलेंस में से देखो क्या लिखा है, फर्दर रॉ मटेरियल वर्थ ऑफ 0.05 lakhs परचेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। तो जो रजिस्टर्ड सप्लायर का जो बैलेंस फिगर है उसमें से 0.05 लाख जो है वो क्या हो चुका स्टूडेंट्स, हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सीपेज प्रॉब्लम। तो उसको तो आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो तो अपन ने देख लिया था इस कॉन्टेक्स्ट की, अगर कोई डिस्ट्रॉय हो चुका है उस केस में भी आपको क्रेडिट इसका नहीं मिलेगा। दैट इज द पॉइंट विच इज देयर ओवर हियर। देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, consumables are procured from registered suppliers located in Kolkata and include diesel worth rupees 0.25 lakhs for running the generator in the factory. Running what? The generator in the factory should. तो जनरेटर इन द फैक्ट्री को अब आप डीजल अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने डीजल किसी से लिया। अब मुझे बताओ सप्लायर जिसने डीजल आपको प्रोवाइड की क्या उस पर वो जीएसटी लगाएगा ना? आंसर इज नो। जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लेवी नहीं होती है और इस वजह से नहीं, ये जो क्या होगा दिया होगा डीजल, उस डीजल पे कोई भी जीएसटी नहीं होगा। उस डीजल पे स्टूडेंट्स देयर वुड नॉट बी एनी जीएसटी दैट विल बी देयर एट ऑल इन दिस केस। आप ऑब्वियसली इसका क्रेडिट उठा नहीं पाओगे, उतना अमाउंट को आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। तो बैलेंस कंज्यूमेबल्स पर ही आपने क्या करना है, अपने वो जीएसटी जो होगा उसका क्रेडिट लेना है। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंप्राइजेस ऑफ, जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है 0.6 lakhs paid to GTA in Kolkata, तो क्या है, एंड रुपीज 0.1 lakhs paid to horse pull cart। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जो एक एग्जामिशन में एक एंट्री है स्टूडेंट, और वो एंट्री ये कहता है अगर तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर आपने लिया है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आपने लिया है अदर देन फ्रॉम जीटीए एंड कुरियर, ये पहला कंडीशन होना चाहिए कि आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली अदर देन फ्रॉम जीटीए एंड कुरियर। और ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए, फॉर गुड्स। सेकेंड कंडीशन है स्टूडेंट्स की ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होना चाहिए विद इन द स्टेट। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अदर देन जीटीए, ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स, कंडीशन क्या था कि दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, उस केस में क्या हो जाएगा, देयर वुड बी एन एग्जाम्पशन दैट इज गिवन, इस पे जीएसटी चार्ज नहीं की जाएगी। तो जो हॉर्स पुल कार्ट का जो 0.1 लाख है स्टूडेंट्स और जीएसटी नहीं, नो जीएसटी, उस पे इस वजह से आप उसका कोई क्रेडिट नहीं ले पाओगे। तो जहां तक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको 0.6 लाख का स्टूडेंट्स क्या अमाउंट दिया गया है। अब इस 0.6 लाख के अमाउंट पे आपको पता है कि डीटीए से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, टू ऑप्शन, या तो फॉरवर्ड चार्ज में चले जाओ कुछ 12% का रेट है, या फिर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या हो गया, ये 5% के रेट पे रिसिपिएंट क्या करेगा, पे करेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द सर्विस ऑफ जीटीए इज 5% पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो ये रिवर्स चार्ज में वो पे करेगा और पे करके उसका क्रेडिट ले लेगा आईटीसी। तो ये उसकी आईटीसी क्रेडिट के स्टेटमेंट में दिखेगा, और जहां पर उसकी अपनी लाइबिलिटी है टू मेक द पेमेंट, वेयर ही हैज हिज लायबिलिटी टू पे, वो लायबिलिटी स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, क्या होगा, लायबिलिटी स्टेटमेंट कैसे निकालोगे, पहले आप आउटवर्ड लायबिलिटी पे जो जीएसटी होगा वो माइनस फ्रॉम दैट जो आईटीसी का स्टेटमेंट जो आपने तैयार कर लिया है वो आप उससे माइनस करोगे, और फिर जो नेट जीएसटी आपकी बनती है उस नेट जीएसटी को आप ऐड करोगे विद द लायबिलिटी अराइजिंग अंडर द रिवर्स चार्ज, और फिर अब उसका टोटल आपको क्या देगा, जो आपको पेमेंट करना है थ्रू कैश। द पेमेंट स्टूडेंट दैट यू आर सपोज्ड टू डू थ्रू कैश, दैट इज व्हाट इट वुड बी। आइए पॉइंट नंबर 4 में, life insurance policies for specified employees have been taken by the company to fulfill a statutory obligation in this regard. Fulfill what? A statutory obligation to this regard. तो अब statutory obligation के अगर लिया गया है, अब तो स्टूडेंट्स क्या वो क्रेडिट लिया जा सकता है ना? आंसर इज यस, ब्लॉक नहीं होगा, वो एक्सेप्शन आ गया। और अब आप उसकी सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट लोगे क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है इज रजिस्टर्ड, तो क्रेडिट जो मिलेगा आपको वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का मिलेगा। पॉइंट नंबर 5,
ऑडिट फी इज पेड टू मिसेस गोयल एंड कंपनी, अ फॉर्म ऑफ सीए रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, तो इसका भी सीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आप उठा लोगे। पॉइंट नंबर 6, टेलीफोन एक्सपेंसेस पर्टेन्स टू बिल्स फॉर लैंडलाइन फोन installed at the factory and mobile phone given to the employee for official use। Students, ये किसके लिए दिया गया है आपको? ऑफिशियल यूज के लिए दिया गया है। तो अगर ऑफिशियल यूज के लिए दिया गया है तो इसमें क्या इसकी क्रेडिट ली जा सकती है? आंसर इज, आगे आपको बोला गया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इज वेस्ट बंगाल, दोनों की आपको। पॉइंट नंबर 7, बैंक चार्जेस आर टुवर्ड्स कंपनीज करंट अकाउंट मेंटेन विद अ प्राइवेट सेक्टर बैंक रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। तो इस पर्टिकुलर केस पे थोड़ा बैंक चार्जेस ये मिल जाएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। है ना, मैंने देखा था तो उन्होंने बैंक चार्जेस को हाईलाइट करके आगे बोला था एडिशन कि दैट वन ऑफ द आइटम रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक ऑन इट्स लोन्स डिपॉजिट एंड एडवांस विच। तो अगर इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट आपको पता है वो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और क्योंकि जीएसटी बैंक नहीं लगा रही है कोई भी क्रेडिट नहीं उठा पाओ। तो आपको पॉइंट नंबर 8 दिया गया, द ब्रेकअप ऑफ सेल्स इज एज अंडर, सेल्स इन वेस्ट बंगाल इंट्रा स्टेट, आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट लायबिलिटी बनेगी। सेल्स इन स्टेट अदर देन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 lakhs एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी 5 lakhs, सॉरी 3 lakhs एक्सपोर्ट अंडर, सॉरी सॉरी ये है सेल्स इन स्टेट अदर देन वेस्ट बंगाल, तो 3 lakhs का ये इंटर स्टेट सेल होगा तो इस पर आईजीएसटी जाएगा 3 lakhs। और उसके बाद है एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, ये नीचे आना चाहिए था, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी 5 lakhs का, अब वो तो जीरो रेटेड है। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, भले इस क्वेश्चन में टेस्ट नहीं किया है लेकिन आपको ये पता भी है इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो इनवर्ट सप्लाई है, जो करस्पॉन्डिंग इनवर्ट सप्लाई जो है, क्या उस पर आप आईटीसी ले सकते हैं? आंसर इज डेफिनेटली यू कैन टेक द आईटीसी। ठीक है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी विद द कंपनी फॉर द टैक्स पीरियड इज सीजीएसटी 0.15 लाख। ये ओपनिंग उस पीरियड का जो टोटल आईटीसी का जो स्टेटमेंट आप बनाओगे तो पहले ये ओपनिंग आपको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाओगे स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर्स सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी तीनों को आपको अलग से दिखाना है। ओपनिंग बैलेंस पे जो जो रिस्पेक्टिव फिगर दिए वो आपको डाल देना है। एसजीएसटी का 0.08 लाख और आईजीएसटी का 0.09 लाख। कंप्यूटर टोटल आईटीसी अवेलेबल with resupply private limited for the tax period and what point number 2, net GST payable students। अभी नेट जीएसटी पेबल कैसा आएगा? जो आपका ग्रॉस जीएसटी है जो आपको बताया गया था, ऑन दैट ग्रॉस जीएसटी क्या होगा? आउटपुट लाइबिलिटी जो अभी आउटपुट सप्लाई पे जो भी आपकी लाइबिलिटी होगी आउटपुट सप्लाई पे जो भी लाइबिलिटी होगी स्टूडेंट, पर जो आईटीसी का स्टेटमेंट जो आपने ऊपर बनाया है, प्लीज नोट करके चलना, उस आईटी के स्टेटमेंट में का जो रिवर्स चार्ज से जो जीटीए सर्विस एंड कैश वो भी क्रेडिट का हिस्सा होगा उस आईटीसी के स्टेटमेंट में। तो जो आईटीसी क्रेडिट आ रहा है वो आउटवर्ड लायबिलिटी से आप माइनस करोगे, और फिर जो नेट लायबिलिटी आपकी बनती है उस नेट लायबिलिटी को ऐड करोगे किससे? तो जीटीए सर्विस का जो आपको रिवर्स चार्ज के आधार पे जो पेमेंट करना है उससे ऐड करोगे। वो ऐड करके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? द टोटल अमाउंट दैट यू आर सपोज टू पे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सिचुएशन अल्टीमेटली है। पॉइंट नंबर 2, नेट जीएसटी पेबल जो मैंने आपको अभी भी बताया, नोट बोला गया, रेट दिए गए स्टूडेंट्स और द कंडीशन फॉर द अवेलिंग ऑफ दिस वन। मैंने आपके साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया लेकिन मैं चाहूंगा ये एक आप लोगों से गुजारिश है स्टूडेंट्स, इसको है ना तो भी ये फॉर्मेट तो मैंने बता दिया कि आईटीसी का कैसे बनेगा। ओपनिंग का आप दिखा दोगे और जो जो लाइन आइटम्स थे वो लाइन आइटम्स के आधार पे जहाँ पे बोला गया था कि मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा और वॉट एवर बी द रीजन वो नहीं आप लोगे। और फिर वो जो जीटीए का जो एक सर्विस है जिस पर आपने रिवर्स चार्ज के जरिए उसको क्या किया, पे किया है, वो भी आप ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल आईटीसी की स्टेटमेंट आ जाएगी। और फिर उसको आपको यूज करना है प्राइमरी किस केस में? आउटवर्ड लायबिलिटी से आप माइनस करोगे ये आईटीसी का स्टेटमेंट का फिगर, और फिर बैलेंस जो होगा उसको ऐड करेंगे विद द जीटीए लायबिलिटी जो आपको पे करना है इन कैश अंडर द रिवर्स चार्ज। ये डिस्कस करने के बाद भी स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सिली मिस्टेक्स आपसे, और ये सिली मिस्टेक्स हर स्टूडेंट्स का अपना होगा।
जैसे अब लेक्चर कंप्लीट हो रहा है ना, तो एक 10 मिनट का एक्सरसाइज आपको करना है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपने अल्टीमेटली सॉल्व करके लेना है। जस्ट 10 मिनट्स लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, लेकिन तब भी सिली मिस्टेक्स होंगे, बट फॉर्मेट मैंने बताया, इसी फॉर्मेट पे आपका सोल्यूशन एग्जीक्यूट होगा। एंड प्लीज डू एंड सी फॉर योरसेल्फ सम ऑफ द सिली मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर। तो अब थोड़ी ये चीज हो गई है अपनी। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए ऑल ऑफ यू। ABC Company Limited of Bengaluru is the manufacturer and registered supplier of machinery. It has provided the following details for a tax period. क्या डिटेल्स दिया गया? इनवर्ड सप्लाईज, जीएसटी, विच इज health insurance of factory employees as required by the Factories Act 1940, 20,000। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। अभी तो फिलहाल के लिए तो ब्लॉक क्रेडिट है, लेकिन हमें आगे देखना पड़ेगा क्या अंडर दिस ऑब्लिगेशन, बट विल सी। रॉ मटेरियल, अच्छा यहाँ पे थोड़ा एक जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ना, वो पेड का दे रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन की वर्किंग से बच जाओगे। जब एक चीज बताऊं, मिस्टेक बात करूं, वहां पर जो जीटीए का जो आपको दिया परसेंट, 5% को आरसीएम में एज अ सीजीएसटी पे करना है। एट द सेम टाइम आपको वही 5% एज एन एसजीएसटी भी आपको एडिशनली पे करना है। तो वो मत भूल जाना, क्योंकि ये सारे सीरियल मिस्टेक्स आप करोगे एग्जामिनेशन। दैट इज द रियल पॉइंट विच आई जस्ट वांटेड, दैट एक बार आपका हाथ बैठना बहुत जरूरी स्टूडेंट। Raw material for which invoice has been received and GST has also been paid for full amount, but only 50% material received. Remaining 50% will be received in the next month. जब पूरा लॉट रिसीव हो जाएगा तब क्रेडिट लेना। महीने में ही 18,000 की क्रेडिट तो अब मिलेगी नहीं, क्रेडिट आपको अगले महीने मिलेगी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो ब्लॉक है, लेकिन दो केसेस को एक्सेप्शन में दिए गए कि अगर आपकी आउटपुट सप्लाई भी अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की है, तो फिर उस केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन इनवर्ट सप्लाई क्रेडिट आपको मिलेगी। दूसरा केस है, अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का क्या डेफिनेशन है वो बता दिया गया, तो उसका भी क्रेडिट क्या लिया जा सकता है ना। तो ये उस एक्सेप्शन में बैठ गया, इस वजह से आप उसका क्रेडिट ले पाओगे। Purchase of manufacturing machine sent directly to the job worker premises under the delivery चालान 50,000 की जीएसटी पे जो की। पर दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान में रखना। दो केसेस है जीएसटी पे डायरेक्ट डिलीवरी। मतलब मैंने देखो, ये आपको तो पता ही है, पिछले क्लास में भी आपने रीड किया था। आपको एक्चुअली क्या है, गुड्स का रिसीव होना जरूरी है, तब जाकर ही क्या होगा, आप क्रेडिट ले पाओगे। लेकिन दो केसेस आपको मिलेंगे जीएसटी या आईटीसी के, बताया गया है कि अगर आपने रिसीव डायरेक्टली नहीं भी किया है, तब भी हम इसको डीम रिसीट मानेंगे। दो केसेस है डीम रिसीट वाले। पहला तो बिल टू शिप टू वाला केस, मैंने पिछले क्लास में कवर कर लिया था, बिल टू शिप टू वाला केस। और दूसरा जो केस है वो ये वाला है, वेरिन अगर आपने क्या किया, सप्लायर जो है आपका, वो अगर डायरेक्टली आपके जॉब वर्कर क्या कर देता है, ये गुड्स पहुंचा देता है, अगर डिलीवरी चला, ये मान लिया जाएगा कि ये गुड्स आपने रिसीव कर लिया। इट्स अ डीम रिसीट केस। क्या ऐसे हालात में अब ये डीम रिसीट होने की वजह से क्या मैं 50,000 की क्रेडिट ले पाऊंगा? ना, आंसर इज यस आई कैन। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ कार यूज्ड बाय डायरेक्टर एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, ब्लॉक क्रेडिट है। आउटडोर केटरिंग सर्विस अवेल फॉर बिजनेस मीटिंग, तो आपको पता है ये भी ब्लॉक क्रेडिट में ही आता है। इसके भी दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन ये है, अगर आपका सेम आउटवर्ड सप्लाई अगर होगा, विच इज ऑफ द आउटवर्ड केटरिंग सर्विस, तो आपको फिर ये इनवर्ड आउटवर्ड केटरिंग सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा। दैट इज पॉइंट नंबर वन। और so far as point number two is concerned, students, so far as point number two is concerned, what is point number two, students, in this regard? बताइए, बताइए जनाब। ये क्वेश्चन किया था अपन ने, याद है? इफ एन आउटवर्ड catering service forms an element of a composite or a mixed supply, if it is forming part of what, composite or a mixed supply, then even in that particular case outward catering service will be for the purpose of item। तो ये दो केसेस थे यहाँ पे अंडर सेक्शन 17(5) इसके ब्लॉक नहीं किया जाए। ये दोनों एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, ये जो क्वेश्चन में जो दिया गया वो दो एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है।
तरह से क्या ये ब्लॉक क्रेडिट माना जाएगा ना? आंसर एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस। तो ये क्या खुद कर रहा है? ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन? एबीसी कंपनी लिमिटेड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ हायरिंग ऑफ मशीन अलॉन्ग विद मैन पावर फॉर ऑपरेशन। तो ये कर दिया ना, बंडल कर दिया आपने, दो सर्विसेज की बंडल हुई है, हायरिंग ऑफ मशीन एज वेल एज दी मैन पावर। उसके आगे, एज पर ट्रेड प्रैक्टिस मशीन आर ऑलवेज हायर्ड आउट along with operators, and also operators are supplied only when machines are hired। क्या हो जाएगा? ट्रेड प्रैक्टिस है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कंपल्सरीली ये दिया जा रहा है मशीन के साथ, तो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और अगर कंपोजिट सप्लाई है तो इसकी क्लासिफिकेशन साथ की जाएगी उस प्रिंसिपल सप्लाई के साथ, और इसमें प्री डोमिनेंट या प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हायरिंग ऑफ मशीन। ये पूरी जो आपकी जो कंपोजिट सप्लाई जो बंडल है, क्लासिफिकेशन जाएगी विद हायरिंग ऑफ सर्विस, हायरिंग ऑफ मशीन, और उसकी जो एप्लीकेबल जीएसटी रेट, वो एप्लीकेबल रेट की चार्ज किया जाएगा। दैट इज व्हाट इज द पॉइंट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, आउटपुट सप्लाई फॉर द टैक्स पीरियड आर एज फॉलोज: हायरिंग रिसीट फॉर मशीन 5,25,000, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर 2,35,000। ठीक है, तो ये टोटल आपको वैल्यू ले लेना है, उस टोटल वैल्यू पे आपने वो एप्लीकेबल रेट लगवा दिया। ठीक है, क्या रेट लगाओगे स्टूडेंट्स? तो देखो, दो रेट दिए गए, एक तो है मशीन का 12, मैन पावर का 18, तो 12% ये आउटपुट लायबिलिटी आपको मिल जाएगी। ये तो क्वेश्चन आसान है, तो इनफैक्ट आपको वो करना भी नहीं है कि क्लासिफिकेशन जीएसटी आईजीएसटी, जीएसटी है तो ये लायबिलिटी है, अगेंस्ट दैट ये क्रेडिट है, बैलेंस अल्टीमेटली आपको क्या करना है? पे करना है इन इलेक्ट्रॉनिक कैश। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल, तो ये आईटीसी पर एक स्टेटमेंट बना दोगे आप। दूसरा, नेट जीएसटी पेबल, तो यहाँ पर आपने आउटपुट पे क्या होगा, और जो आईटीसी माइनस नेट जीएसटी विच। जो अगला जो क्वेश्चन है ना, 20 24, ये सेम ही है 22 जैसा। हालांकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बट नेवरदलेस इट इज सेम लाइक 22 ओनली। तो ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा 22 जैसी है, लेकिन बाद में आप देख। परी लिमिटेड ऑफ जोधपुर राजस्थान इज रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर। परी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर टैक्स पीरियड। क्या डिटेल्स है ऑफ आउटपुट सप्लाई? सप्लाईज इन राजस्थान 8,75,000, सप्लाईज इन स्टेट अदर देन राजस्थान 3,75,000, अदर देन राजस्थान 3,75,000। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी 6,25,000। ये तीनों आ गए आपके पास। तो ध्यान रखना, ये लास्ट एलयूटी लायबिलिटी नहीं है, जीरो रेटेड है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस: रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन राजस्थान। ये आपको इंट्रा इनवर्ट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट है, तो इस पे सीजीएसटी। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन राजस्थान, ये वापस वही बात आ जाती है, अनरजिस्टर्ड से आपने लिया है, क्या वो नोटि वो आपने नोटिफाइड गुड्स लिए, आरसीएम आता है आंसर, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का डीलर है, इस वजह से पर भी क्या होगा? आरसीएम नहीं होगा, एंड देयरफॉर अनरजिस्टर्ड सप्लायर के इनवॉइस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया गया, इस आईटीसी ट्रांजैक्शन का। रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम पंजाब, ये आपको आईजीएसटी का मिल जाएगा क्रेडिट। स्टूडेंट, एक चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना आप अपने जो एग्जामिनेशन के नोट में ना, आपको तो ये तो पता ही है कि जब आपके पास जैसे 22 में अपन ने किया था, पर सीजीएसटी था, एसजीएसटी था और आईजीएसटी था। अब वो आईजीएसटी की क्रेडिट है, हर बार बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि आईजीएसटी क्रेडिट पहले आप आईजीएसटी की लायबिलिटी से एडजस्ट कर, और फिर उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी लायबिलिटी, एनी मैनर जो आपको करना है, आप उस एनी मैनर इन एनी। ये पॉइंट है ना, प्लीज हो सके तो ये अपने नोट्स पे जरूर लिखना, कि क्वेश्चन नेट टैक्स पेबल की बात आएगी तो आप क्या करोगे? आप अपना आईटीसी एडजस्ट करोगे। जब एडजस्ट करने की बारी आएगी तो पहला एडजस्टमेंट आईजीएसटी के क्रेडिट का, और उसको पूरा आप खत्म करने की कोशिश करोगे। तो ये मतलब एक आपने प्रोविजन अप्लाई किया, जब प्रोविजन अप्लाई करोगे तो प्लीज इंश्योर करना कि हर वो क्वेश्चन जो नेट जीएसटी लायबिलिटी तरफ बढ़ रहा है,
और आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट है जो कि आप इस्तेमाल करने जा रहे हो, उसके लिए आपको नोट लिखना पड़ेगा। नोट में 2 पॉइंट होंगे कि पहला जो हायरार्की है वो आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी के साथ आपको आईजीएसटी क्रेडिट को एडजस्ट करना है, और दूसरा जो पॉइंट होगा thereafter the balance IGST credit could be adjusted with against the CGST and SGST liability any manner and in any proportion. Is that clear to all of you? लिखना पड़ेगा इसके मार्क्स सिर्फ। आगे देखो, इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए, तो ये जो आपका अमाउंट है उसका आप आईजीएसटी क्रेडिट ले लोगे। कंज्यूमेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन राजस्थान इंक्लूडिंग हाई स्पीड डीजल, तो वही बात आ जाती है ना 5 पेट्रोल ट्रक का, उसका जो वैल्यू है 31,250 फॉर रनिंग द फैक्ट। ये जो अमाउंट है, अमाउंट पे जो जीएसटी आप नहीं ले पाओगे, देयर इज नो लेवी ऑन दी साइड। मंथली रेंट फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग टू द ओनर इन राजस्थान, डेबिट आ जाएगी। सैलरी पेड टू द एम्प्लॉयज ऑन रोल्स, नहीं होगा, नॉट अ सप्लाई। प्रीमियम पेड, और इसी पॉइंट नंबर 8 पे देखो मैंने नीचे अंडरलाइन किया, ऑब्लिगेशन क्या रहा है इस है कि तुम कहने का मतलब क्या था, सेम क्वेश्चन दिया गया ना, वही सेम क्वेश्चन, बस नाम चेंज करके यहाँ वहाँ थोड़ा बस घुमाया है। आइए स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 37 पे, और उसको एलडीआर क्वेश्चन मार्क करके चलना स्टूडेंट्स, प्लीज डू मार्क दैट एज एन एलडीआर क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, और इसके अंदर ये सारे जो हमने जो पहले वाले क्लासेस में जो अपन ने किया था ना सप्लाई, वो सब क्वेश्चन टॉपिक, सब इसके अंदर क्या आएगा आप, ये इस्तेमाल में आने वाला है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्लस देयर समथिंग मोर इन टू दिस। नंबर 37 में, सुखदेव इज अ माइनिंग इंजीनियर, he has crossed the threshold limit for registration under the GST law and is duly registered in the state of Maharashtra. He effects the following transaction in the month of March 2019 and wants you to compute the tax payable in cash. देखो ये दो चीजें, एक क्वेश्चन में तो डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई दो चीजें बताओ, आईटीसी की क्रेडिट कितनी वो उसकी बनती है उस पीरियड के लिए, दूसरा है कि नेट कैश कितना है। ये क्वेश्चन में बस पूछा गया कि कितना उसको नेट कैश में पे करना है। अब देखो, अगर आपको डायरेक्टली भी अगर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि भाई आईटीसी का स्टेटमेंट उस पीरियड के लिए बनाओ, तो भी ऐसे केस क्वेश्चन में भी आपको बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मे बी एज अ वर्किंग नोट, नॉट एज अ मेन सोल्यूशन, लेकिन एज अ वर्किंग नोट तो बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, आपको तो स्टेटमेंट में पहले वो क्रेडिट कितना है वो आपको निकालना है, और उस क्रेडिट को फिर आप एडजस्ट करोगे अगेंस्ट दैट आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आपकी है, और फिर क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा वो नेट अमाउंट को ऐड करोगे किसके साथ, विद द लायबिलिटी व्हिच यू आर सपोज्ड टू पे अंडर द आरसीए, और फिर आपको टोटल आपको मालूम पड़ेगा हाउ मच इज द टोटल अमाउंट दैट यू आर सपोज्ड टू पे थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर।
तो ये क्वेश्चन में भले आपको डायरेक्टली एज अ मेन सोल्यूशन नहीं बोला गया है, मेन सोल्यूशन में तो सिर्फ बोलोगे कैसे करोगे, जीएसटी लायबिलिटी जो भी होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऑन योर आउटपुट सप्लाई, वो आप लिखोगे। लेस व्हाट स्टूडेंट्स, लेस द आईटीसी अवेलेबल फॉर द पीरियड एज पर वर्किंग नोट। ठीक है, वो अमाउंट लिख दिया, और फिर बाद में जो बैलेंस आएगा वो भी आपको पता नहीं है, और उसके बाद आपको ऐड करना क्या, एज पर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो अमाउंट बनेगा वो आप या तो ये स्टेटमेंट के रूप में दिखा दो या तो वहीं पे लिख दो, जैसे जैसा आता रहेगा। तो फिर आपको टोटल मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट द टोटल ऑफ द जीएसटी दैट यू आर सपोज्ड टू पे इन कैश। ठीक है, ई कैश लेजर। अब यहाँ पर देखोगे स्टूडेंट्स, ही हैज फाइल्ड बॉन्ड और एलयूटी टू क्लेम बेनिफिट फ्रॉम जीरो रेटेड सप्लाई। तो यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन जीरो रेटेड तो है, लेकिन उसका जो करस्पॉन्डिंग जो इनवर्ट सप्लाई है उसका आईटीसी दे सकता है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय हिम। क्या पर्टिकुलर्स है स्टूडेंट? Sukhdev being an operating member in mining and exploration service at Mumbai High has provided certain service to the joint venture in which he is also a participant. He believes that the consideration received from the JV is cost petroleum and not taxable. बिल्कुल गलत है। जो कॉस्ट पेट्रोलियम का कंसेप्ट याद करो, सप्लाई के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था। वो कॉस्ट पेट्रोलियम का जो कंसेप्ट है ना, वो किसके साथ जुड़ा है, वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है। जब आपकी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होती है और गवर्नमेंट आपको अलोकेट करता है एक एरिया जहाँ पे आप वो एक्सप्लोरेशन करते हो, तो फिर आप क्या करते हो ऐसे केस में, जो प्रोड्यूस है एक पेट्रोलियम सिल्ट उसको बोलते हैं, वो आप एक हिस्सा अल्टीमेटली गवर्नमेंट को देते हो, बाकी आप अपने लिए रिटेन करते हो। तो यही एक कंसेप्ट है। और हमने क्या बोला था, या फिर ऐसे केस में कि भाई इसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, ये तो एक अरेंजमेंट है कि वो एरिया प्राइमरी उस पे जो भी हम लोग अल्टीमेटली वो पूरा एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट का होता है, बाकी तो मेरा ही है। तो बाकी अगर मेरा ही है भाई, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा प्राइमरी। तो ऐसे केस में वहां पर गवर्नमेंट के साथ जो अरेंजमेंट हुआ था उसके बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपने सप्लाई एज ए रजिस्टर्ड पर्सन आपने प्रोवाइड किया, एक आपकी तरफ से सप्लाई गई, किसको गई, योर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर ध्यान रखना एओपी है, विच इज अ सेपरेट और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो क्या आपकी तरफ से सप्लाई हुई है टू दैट अगेंस्ट विच यू आर गेटिंग अ कंसिडरेशन ऑफ 12 lakhs? द आंसर इज यस। तो अब आप इसको छुपा नहीं सकते हो ऑन दैट फैक्टर की नहीं, जैसे गवर्नमेंट का हम ट्रीट करते थे, जो हम गवर्नमेंट के साथ कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ था, जो इस क्वेश्चन के अंदर भी इसके अंदर पॉइंट है। तो ये जेवी को देना, आप वो अल्टीमेटली रीजन दे के अपने आप को जीएसटी के लायबिलिटीज नहीं बना सकते। दिस इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। ये आपकी सप्लाई की जो वैल्यू है 12 लाख की है, उस पर आपकी जीएसटी बनेगी। बी पॉइंट अगर आप देखोगे, ही हैज परचेज सर्टेन मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट रेंडर्ड सर्विसेज टू द जेवी एट मुंबई हाई। उस पर्टिकुलर केस के लिए उसने क्या है, ये एलिजिबल इनवर्ट सप्लाई है, क्योंकि दूसरे स्टेट से मंगाया गया है, इस वजह से इस पर आईजीएसटी का क्रेडिट बनेगा। इस वजह से तुरंत क्या होगा, आईजीएसटी क्रेडिट आपको मिल जाएगी। आईजीएसटी के सामने वाला ने आईजीएसटी लगाया है, तो यू विल बी गेटिंग द आईजीएसटी क्रेडिट। अब आप देखोगे आगे पॉइंट नंबर सी, ही हैज ऑब्टेन्ड legal opinion from a local firm of advocates to enter into the contract with the JV for providing services। तो क्या हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, हैज ऑब्टेन लीगल ओपिनियन फ्रॉम अ लोकल फर्म। याद है स्टूडेंट, लीगल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में अपने मैंने आपको बताया था कुछ सर्विस, आपने नोट्स भी कैप्चर किया है, याद करो अपने सप्लाई टॉपिक में ही मैंने आपको एंड में एक नोट लिखवा था सप्लाई के टॉपिक के एंड में। लीगल सर्विस में मैंने दो चीजें आपको तभी बताई थी, कुछ लीगल सर्विस एग्जेम्प्ट है और कुछ लीगल सर्विस क्या हो जाते हैं, उस पर रिवर्स चार्ज लग जाता है। तो ये रिवर्स चार्ज वाला केस है। आप जरा वो नोट्स एक बार रेफर करना जो मैंने आपको बताया था लीगल सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में। दिस पर्टिकुलर लीगल सर्विस वुड बी सब्जेक्ट टू अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिस पर इस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ द जीएसटी, बिजनेस एंटिटी। पॉइंट नंबर 8, ही हैज ऑब्टेन्ड अकोमोडेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकेट हिज ऑफिस क्लोज टू द एरिया। अब ये अकोमोडेशन, तो ये रेंटिंग ऑफ हो गया इमोल प्रॉपर्टी, और क्योंकि ये रेंटिंग हो गया है स्टूडेंट ऑफ एन इमोल प्रॉपर्टी, तो उस पर्टिकुलर केस में याद करो गवर्नमेंट का ये जो रेंटिंग अगर करती है, गवर्नमेंट क्या करती है ऑफ एन इमोल प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर केस रिवर्स चार्ज कवर्ड किया गया है।
दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द आरसीएम, तो यहाँ पर भी आप एज एन आरसीएम की लाइबिलिटी डिस्चार्ज करोगे। जरा पॉइंट नंबर ई देखना, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। ही गेट्स अ पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट, जो उसका शेयर है मिलता है फॉर एक्सप्लोरेशन as a part of the compensation while providing the petroleum reserves in Bombay, which as per the contract with the government is part of the of cost petroleum। तो क्या ये आपका मैंने तभी अगर आपको बोला डिस्कशन, क्या ये कोई आपका कंसिडरेशन हुआ? अरे नहीं, ये तो मैंने मेरे अपने काम के लिए मुझे ये दिया गया है, एंड देयरफॉर ये इन दिस केस ये मैं एक्सप्लोर करूंगा, उसके लिए ये मेरे पास ये चीज दी गई है एज अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट। तो देयरफॉर ये कंसिडरेशन इसको नहीं बोला जा सकता है इन दिस केस, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अपने आप को कंसिडरेशन दे दी, तो नहीं है। Therefore, in that particular context, this will not be a considered as a consideration। तो वजह से सप्लाई अंडर 7(1)(a) के अंदर ये आएगा ही नहीं। ये चीज आपने डिस्कस कर ली है बहुत एक्सटेंसिवली, और इस वजह से इस पे जीएसटी नहीं चार्ज होगा। लेकिन एक बार उसको ये मिल गया और उसने एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोरियन से कुछ पेट्रोलियम निकालता है वो, और पेट्रोलियम किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, तो वो थर्ड पार्टी को बेचने पे अब बताइए क्या उसे सप्लाई मानी जाएगी? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अब नीचे देखना पॉइंट नंबर एफ में स्टूडेंट्स, ही सेल्स द पेट्रोलियम सेल टू अ एसईजेड डेवलपर इन मुंबई 6,80,000। अब यहां पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, क्या हुआ है, इसने थर्ड पार्टी को बेच दिया है, जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि जिसे बेचा वो एक एसईजेड डेवलपर है, इस वजह से जीरो रेटेड आ गया इसके अंदर। जीरो रेट होने की वजह से इस पर आउटपुट सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो इसकी करस्पॉन्डिंग इनवर्ट सप्लाई है, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग इनवर्ट सप्लाई है उस पर जो जीएसटी लगा होगा उस पर क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? ना, आंसर इज ये। पॉइंट नंबर जी, कंसिडरेशन इज रिसीव टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था उसी पर्टिकुलर डिस्प्लाई में, इफ इट इज सप्लाई ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टूडेंट। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर सेल हो रही है तो इट इज नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। बट अगर ये है सप्लाई ऑफ और सेल ऑफ टेनेंसी राइट इन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसका सेल किया आपने? टेनेंसी राइट की सेल की है इन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स बताइए जनाब, क्या उसे सप्लाई मानी जाएगी? एंड आंसर इज ये, आप मान। पॉइंट नंबर एच में आना स्टूडेंट्स, ऑन वायलेशन ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट, सुखदेव हैज पेड लिक्विडेटेड डैमेज टू द गवर्नमेंट। क्लास में भी बताया था ना, लिक्विडेटेड डैमेजेस तो हम मानते नहीं है दैट इट इज अ कंसिडरेशन टुवर्ड्स फोरबियरेंस टू एक्ट। काम नहीं करने के लिए ये कंसिडरेशन मुझे दिया जा रहा है, ये तो है नहीं। ये तो आपने रिलेशन किया है, रिलेशन का नतीजा क्या निकला कि आपको ये लिक्विड डैमेजेस पे करने पड़े। तो इस वजह से ये उस कैटेगरी का नहीं है कि ये इसको माना जाए दिस इज अ कंसिडरेशन विथ फोरबियरेंस टू एक्ट एंड और टॉलरेटिंग एन एक्ट, देयरफॉर दिस केस इट इज नॉट अ सप्लाई एंड हेंस नॉट चार्जेबल, उस पर कोई चार्ज नहीं है। पॉइंट नंबर आई, he has been assigned the right to collect royalty on behalf of Maharashtra government as excess royalty collection contractor. He has noticed that the mining lease holders have short pay 2 lakhs as IGST from what has been exempted by him. By the way students, आपको पता, शायद बहुत लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, पर आरसीएम बैठा हुआ है रॉयल्टी ऑन दी माइन। तो क्या बोला उन्होंने कि पोर्शन को छोड़ के बैलेंस पोर्शन 2 लाख पे क्या बन रहा है, कुछ आईजीएसटी बन रहा है, क्या उसकी लायबिलिटी आपकी होगी? द आंसर इज यस। और क्योंकि ये लायबिलिटी आपकी होगी, इस वजह से स्टूडेंट्स यू विल हैव टू मेक द पेमेंट इन दिस रिगार्ड, यू विल हैव टू मेक द पेमेंट स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा, और पेमेंट अल्टीमेटली यू हैव टू मेक इट, और पेमेंट करके कोई चिंता वाली बात तो है नहीं, जीएसटी की पेमेंट आप कर लो, और ये आपकी आई पेमेंट करके आपको क्रेडिट मिल जाएगी, तो आपके आईटीसी की स्टेटमेंट में 2 लाख की क्रेडिट दिखेगी। सेम टाइम जब आप लायबिलिटी स्टेटमेंट करोगे पे आपका क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड लायबिलिटी के साथ वो आईटीसी में एडजस्ट कर, जो बच जाएगा उस पे ये ऐड कर लेना बाद में एज आईजीएसटी एंट्री इज अ पॉइंट। पॉइंट नंबर जे, ही हैज सोल्ड सेल्फ फैब्रिकेटेड मशीनरी his agent in Mumbai that has been used for 2 years.
द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट अवेलेबल इन ओपन मार्केट। इसने अपने एजेंट के जरिए मशीन, द एजेंट सेल्स इट इमीडिएटली टू एन अनरिलेटेड कस्टमर इन मुंबई। तो आप रजिस्टर्ड पर्सन का वैल्यूएशन निकाल रहे हो, एजेंट का नहीं। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप याद है रूल आपको दिए, दो फिगर दिए गए। एक तो ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा क्या था याद करो। वन वॉज द ओपन मार्केट वैल्यू एंड सेकेंड वन वॉज वॉट। बिल्कुल सही। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में छोड़ो, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो फिर बताइए जनाब। एग्जैक्टली द पॉइंट। 90% इज 10 लाख की वैल्यू। आप हैव टू टेक 9% ऑफ दिस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। 90% मीन्स 9 लाख स्टूडेंट्स। 9 lakh students. That exactly is the point, student. That exactly is the point. Therefore, student, this is the scenario. In this context, तो ये आपका 90% स्टूडेंट्स आप लोग कंसिडर कर लेंगे दिस कॉन्टेक्स्ट। फाइन स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओपनिंग बैलेंस दिया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस सबसे मजेदार चीज देखो, सबसे पहला वाला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सीजीएसटी का है। आप समझ रहे हो ये क्या? देखो नीचे क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सीजीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एसजीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईजीएसटी। ये तो समझ में आता है, ये तो ओपनिंग बैलेंस आईटीसी के स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सीजीएसटी। याद है ना वो टैक्स पेमेंट के चैप्टर करवाया गया था। हेड में आपने पहले से एक पैसा जमा करके रखा हुआ है 12,000 का। अब आपको मैंने बताया था कि ये क्या कर सकते हो भाई, आप उस पर्टिकुलर पेमेंट जो होगा उसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हो। या फिर अगर कोई दूसरा पेमेंट आपको करना है दूसरे हेड का, तो आप पहले उसमें से निकालोगे। एक्चुअल तो कोई निकालते नहीं, वो सब अल्टीमेटली एक एक आपको वहां से पुल करना पड़ता है वो हेड से, और फिर आप डिपॉजिट करते हो दूसरे हेड में जो भी आपको जिसपे जिसका भी पेमेंट करना है। अब यहाँ पर वैसे तो हमारी लाइबिलिटी है सीजीएसटी की, तो हम निकालेंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ बड़ा एक कॉल लेना पड़ेगा। जानना चाहते हो कॉल क्या है? अब आपके पास पता है कि सीजीएसटी में पहले से पैसा है, और आपके पास आईजीएसटी क्रेडिट भी दिख रही है, और प्लस एक और आईजीएसटी क्रेडिट आने वाली है 2 लाख की। हमारे 2 लाख का था वो रॉयल्टी वाला, 260 का तो आपको यहीं पर मुझे दिख रहा है कि 260 की क्रेडिट तो यहीं पर बन गई। अब जब ये क्रेडिट आपकी बन चुकी है, तो ये तो पहले क्रेडिट आप इस्तेमाल करोगे टू मेक द पेमेंट ऑफ योर आईजीएसटी लायबिलिटी, और उसके बाद जो बच जाएगा, अब आप बोलोगे सर उसको किसी एडजस्ट कर लो, नहीं यहाँ पे नहीं करोगे आप। या ऐसे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर नॉट टेक्निकली रॉन्ग, बट प्लीज बी केयरफुल ऑन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई हैव टोल्ड टू ऑल ऑफ यू। बताइए, एक चीज मैंने अल्टीमेटली बताया था,
याद है आप लोगों को? बताइए जरा आप। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि अब यहाँ पर वैसे तो कर सकते हो, लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई कैश फ्लो आप देखोगे ना कि क्यों बेकार में, जब सीजीएसटी में पड़ा हुआ है, पहले फिर आप आईजीएसटी क्रेडिट को किससे एडजस्ट करोगे? अगेंस्ट द एचजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी, और उसके बाद अगर जो पैसा बचता है तो वो सीजीएसटी की तरफ घुमा दोगे आप। दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू यूज योर कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि आपको पता है कि पहले से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जीएसटी का अमाउंट पड़ा हुआ है, फिर आपको रेट्स दिए गए, दैट इज व्हाट इट इज। अब इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे तीन चार आपको आरसीएम के पॉइंट्स दिख रहे हैं एक्चुअली। तो क्या होगा मालूम है बेटर क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो आरसीएम को आपको अलग से दिखाना ही है, और वही आरसीएम को आपको क्रेडिट भी लेना है। तो जनरली क्वेश्चन में तो एक ही आरसीएम की एंट्री होती है जनरली, या एक यहाँ पर तीन चार दिया गया, तो इसका भी क्या करो, एक आरसीएम का एक स्टेटमेंट ही बना लो। ये स्टेटमेंट आप जहाँ पे आरसीएम में कितनी लायबिलिटी आती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो एक बार स्टेटमेंट बन गया, क्योंकि वो तो कैश है। तो वो जो अमाउंट बनेगा ना टोटल उसका, जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का, वो आप दो जगह इस्तेमाल करोगे। तो दो जगह क्या होगा, पहले तो आपका अपना आईटीसी के जो आप स्टेटमेंट बना रहे हो उसमें ये ऐड करोगे, और दूसरा जब आप नेट कैश लायबिलिटी आप बनाओगे तो आउटवर्ड टैक्स में से माइनस जो आपका क्रेडिट है आईटीसी का स्टेटमेंट के हिसाब से, वो माइनस करके जो बैलेंस बच जाता है, उस बैलेंस पे ये क्या करना है आपने, ये जो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जो लायबिलिटी आ रही है वो आपको ऐड करके फिर आपको करवा देना है। दिस इज द अप्रोच विच यू शुड बी डूइंग इट इन दिस केस, क्योंकि तीन चार आइटम है ना, तो सोल्यूशन लेने में आसान हो जाती है। छोड़ो, अब तक जितने क्वेश्चन थे वहां पे एक एक ही आरसीएम के आइटम थे, तो हम लोग उसी में अल्टीमेटली कर लेते थे। बोथ फॉर आईटीसी के स्टेटमेंट में भी वो लिख देते थे, और जब लाइबिलिटी वाला स्टेटमेंट आता था उसमें भी हम लोग उसको लिख देते थे। यहाँ पे मत करना, यहाँ पे तीन चार है आइटम। तो आउटवर्ड कंपटीशन ऑफ टैक्स पेबल इन कैश, ठीक है। तो कितना कैश पे, दो है कैश पेमेंट के लिए। एक तो आपको पहले ये कंसिडरेशन को माइनस करेंगे आईटीसी, आईटीसी की, तो आपको अल्टीमेटली ये करना। तो कंसिडरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड एज एन ऑपरेटिंग मेंबर ऑफ द जेवी स्टूडेंट्स, ये दिया गया है। तो ये आप सीजीएसटी, एसजीएसटी ये आ गया। सेकंड आप देखोगे यहाँ पे कॉम्पेंसेशन रिसीव इन फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट, नहीं है, ये कंसिडरेशन है ही नहीं। तो इस वजह से देखो आगे दो जगह पे नील आ रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखोगे, सेल ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट टू एसईजेड डेवलपर, तो ये सेल की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्सपोर्ट का केस है, एंड बिकॉज इट इज एन एक्सपोर्ट स्टूडेंट्स, देयरफॉर ये आपको पता है कि इसका एग्जैक्टली केस क्या बनेगा। पॉइंट नंबर 4, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, तो ये इसका आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहाँ तक ठीक। आगे देख लो स्टूडेंट्स, सेल ऑफ सेल्फ फैब्रिकेटेड मशीन 90% आपने ले लिया, 9 लाख का वैल्यू है, 10 लाख में से 9 लाख आ गया आपका। 9 लाख में आप ये बैलेंस, ये 22,500, 22,500 आपने कर लिया। दैट एक्जैक्टली द पॉइंट। टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज में ये आ गया। अब आरसीएम का स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया था ना, आरसीएम का स्टेटमेंट बना लो आप लोग। स्टेटमेंट में लीगल सर्विस आ गया आरसीएम का, रेंटिंग ऑफ इमोबल जो स्टेट गवर्नमेंट से आ गया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वो दिख गया, और एक 2 लाख का जो रॉयल्टी वाला था वो यहाँ पर आ गया। तो ये आपकी आ गई 27, 27, 2 लाख, ये दो जगह इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। एक तो अपने आईटीसी वाले क्रेडिट वाले स्टेटमेंट में, देखो स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद लीगल सर्विस, फिर बार बार क्यों आ रहा है? लिख प्रॉपर्टी, ये वापस नहीं, ये ऐसा मत करो इसको, सीधा अपने वर्किंग इतना मेहनत से किया, इसका वापस वापस टाइम वेस्ट करने का मतलब हो जाता था। 27, 27 और 2 लाख इन दिस सिचुएशन, 27, 27 और 2 लाख, बस ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सीधा एज पर द स्टेटमेंट वहां पे अल्टीमेटली आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया दूसरा आईटीसी का आइटम, ओपनिंग बैलेंस, रिवर्स चार्ज से जो आपका आ रहा है वो, और बाकी जो आइटम्स है जिससे क्रेडिट आपकी बन रही है, तो टोटल बाकी है ही नहीं क्या? अरे रिवर्स चार्ज के आईटीसी है, ये एक है ना 6 लाख का। इंटरस्टेट परचेज ऑफ मशीनरी, हाँ वो सेकंड पॉइंट ही था ना, सेकंड पॉइंट ही था। मैं देख रहा था बाकी वर्ड सप्लाई है कि, वर्ड सप्लाई था याद करो, मशीनरी का, ही हैज परचेज सर्टेन मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड स्टेट टू रेंडर द सर्विस, तो 6 लाख पे जो भी रेट है उस रेट के हिसाब से जीएसटी का यही है। बाकी सारे रिवर्स चार्ज ही क्रेडिट्स है, इज द पॉइंट ओवर हियर इन दिस।
ठीक है, तो ओपनिंग आ गया 18, 12 और 60। दूसरा 6 लाख पे 30,000 आईजीएसटी का वो। चलो और आगे, बाकी वो तो अपने पता ही है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। तो टोटल क्रेडिट देखो 45, 39 और 2,90,000। अब 2,90,000 को आप इस्तेमाल किसके लिए करोगे? फॉर योर आईजीएसटी लाइबिलिटी फर्स्ट। लेकिन आईजीएसटी लाइबिलिटी इसमें है ही नहीं एक्चुअली, कि आपकी कोई आउटपुट सप्लाई इंटरस्टेट इंटर सप्लाई नहीं है। तो अगर नहीं है तो पहला आप किसके लिए एडजस्ट करोगे? फॉर द आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ योर एसजीएसटी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आप ऐड करोगे, एडजस्ट करोगे, वुड बी टुवर्ड्स आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ द एसजीएसटी। और उसके बाद जो होगा ना सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड पॉइंट यहाँ पर सीजीएसटी का। ठीक है, उसके बाद आपकी जो रिस्पेक्टिव आईटीसी है सीजीएसटी और एसजीएसटी की, वो तो एडजस्ट कर लोगे। 39,000 आपकी आ रही है फ्रॉम दिस, 45,000 आपकी ऊपर वाले स्टेटमेंट से, ऊपर वाला जो स्टेटमेंट जो आपने किया था ना आईटीसी का, वहां से आपको ये मिल रहा है। अब उसमें अब देखो, क्योंकि आपने पहला पूरा आईजीएसटी को यूज किया है फॉर एसजीएसटी लाइन, तो एसजीएसटी नील हो गया, कुछ बचता ही नहीं है कि उसको कैश में कुछ पे करने की जरूरत है। लेकिन क्या सीजीएसटी को कैश में पे करने की जरूरत है? बिल्कुल है। लेकिन क्या आपको टेंशन आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैश भी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग रिवर्स चार्ज का स्टेटमेंट से जो निकाला है वो ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल अब आता है आपके पास कितना आ रहा है। टोटल आ रहा है शुरू कितना पे करना है? 58,000 फॉर सीजीएसटी कैश में पे करना है, 27 एंड 2 लाख, जिसमें से आपके पास 12,000 पहले से ही है। जिसमें से आपके पास 12,000 पहले से ही है। 12,000 पहले से ही, तो आप कितना पे करना है स्टूडेंट्स? 46, 27 एंड 46, 27 एंड 2 लाख। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरी वन स्टूडेंट्स, भाई। तो दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। भाई, अब स्टूडेंट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपको दो चीजें अब करनी है स्टूडेंट्स। एक तो जो मैंने आपको बता दिया कि वो क्वेश्चन नंबर 22 को तुरंत 10 मिनट में आप कंप्लीट करना, और कुछ छोटे क्वेश्चन स्टडी मैट के हैं, वो वैसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन देख लेना, कभी कभी एडजस्टमेंट के रूप में आ जाएंगे। दे आर ऑल बीन कंसिडर्ड अर्लियर बाय अस। व्हाट यू डू स्टूडेंट, जस्ट क्विकली रन थ्रू दोस पर्टिकुलर क्वेश्चन ही देख लेना। 10 मिनट का ही आपको टाइम लगेगा। दे आर वेरी स्मॉल क्वेश्चन, कि जो छोटे क्वेश्चन में, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट कवर्ड अपन ने कर लिए थे पहले, इस वजह से आपको ये चिंता नहीं होगी। 37 कर लिया, अभी बस 39, 40 एंड 40 ये भी साथ में लग गया तो कर लेना। 22 10 मिनट में सॉल्व कर लेना जल्दी से, मिस्टेक्स होने के चांसेस। अगले 10 मिनट में आपका ये भी रीड करके, ये तो रीड करके सिंगल रीडिंग है, ताकि हाँ ठीक है भाई, आपने ले लिया कि ये चीज़, इस टाइप के क्वेश्चन आप ये कर लेना फ्रेंड्स। ये कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ दो क्लास बचे आईटीसी। एक मैं एग्जाम सर्विस के लिए देने वाला हूँ, और एक क्लास होगा दैट विल बी फॉर आईएसडी रिलेटेड एरियाज है इस चैप्टर के। पूरा आपका आईटीसी फुल क्यूएनए आपकी कंप्लीट हो जाए। हाय स्टूडेंट्स, अब मैं स्टूडेंट्स आपको मिलूंगा विद अ न्यू टॉपिक ऑल्सो। छोटा और एक टॉपिक हम लोग लेके उसको भी रैप अप कर लेंगे, सो दैट पैरेलली अपने स्मॉल टॉपिक्स भी कवर होके क्लोज इट। स्टूडेंट्स, जस्ट अब कुछ क्वेरीज ये रहेंगी, सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मतलब 3 या 4 तक मैं इसको कंप्लीशन में डाल दूंगा आपका सिलेबस को, सो दैट यू पीपल विल गेट थ्रू इन दिस पर्टिकुलर कॉर्ड। तो मुझे बस थोड़ा टाइम दे दीजिएगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, ये क्योंकि मैं 2-3 दिन क्लास ले नहीं पाया था और इल हेल्थ, बट देन आई विल रैप इट अप इन दिस। फाइन, चलिए स्टूडेंट मिलते हैं फिर।